नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का ऐलान 20 नवंबर को मतदान, 23 को होगी मतगणना, 90,000 मतदाता करेंगे वोटिंग। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। हल्द्वानी में कई विकास कार्यों की दी सौगात। देहरादून पहुंची वायुवीर विजेता कार रैली, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। लद्दाख से हुई थी शुरू, नॉर्थ ईस्ट में तवांग पर जाकर होगी समाप्त। प्रदेश सरकार का कौशल विकास पर जोर, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने टाटा मोटर्स के साथ किया एमओयू। 800 छात्र 3 साल के लिए लेंगे प्रशिक्षण। प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए खुशखबरी, डे सफारी के लिए खुला जिम कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन। रोमांचित दिखे देसी विदेशी टूरिस्ट। खबरें विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषित कर दी है। बता दें कि उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम घोषित। वहीं इस क्रम में बताते चलें कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए कुल 90,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 44,765 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 45,565 महिला मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। इसी घोषणा के साथ में केदारनाथ विधानसभा के चुनाव के दृष्टिगत जनपद रुद्रप्रयाग में आचार संहिता प्रभावी हो गया है। साथ में जो चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसके अनुसार 22 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी किया जाएगा। उसके उपरांत जो है जनपद में 29 अक्टूबर तक नामांकन जमा करने का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। 30 अक्टूबर को स्क्रूटिनी का दिवस तय किया गया है। 4 नवंबर को मतदान नामांकन वापसी का तिथि के लिए अंतिम दिवस होगा। मतदान का जो तिथि तय हुआ है 20 नवंबर मतदान की तिथि तय हुई है और 23 नवंबर को मतगणना का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। इसके अनुसार हमारा जो है 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक का जो एक अवधि होगा, इस बीच में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में पिछले 3 सालों में 70,500 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है। लक्सर में तहसील प्रशासन की टीम ने अवैध खनन से लदे सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों को सीज किया। एसडीएम गोपाल सिंह ने बताया कि अवैध खनन से लदी मिट्टी की 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां से मिट्टी को लाया जा रहा है और जहां पर मिट्टी का भराव किया जा रहा है उन सभी स्थानों की भी बारीकी के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। टोटल 7 वाहन हैं जो पकड़े गए हैं और ये सारे के सारे मिट्टी के डंपर वो थे, क्या कह सकते हैं, ट्रॉली, मिट्टी की ट्रॉली थी और
कुछ ये आपका कुआंखेड़ा से उठाई जा रही थी, वहाँ भी हम पैमाइश करवा रहे हैं कहाँ से उठी है। और एक आमखेड़ी रुड़की तहसील में पड़ता है, वहाँ से उठाई जा रही थी, उसको भी जो संबंधित तहसील है उनको हमने पहले भी सूचना दे रखी है, दोबारा भी सूचना दी। और जहाँ पे भी डला है, जहाँ पे भी मिट्टी डल रही है, वहाँ भी हम पैमाइश करेंगे। तो जहाँ से उठा रहे हैं वहाँ भी पैमाइश करेंगे, जहाँ मिट्टी डली है वहाँ भी पैमाइश करेंगे। बाकी हमने 7 वालों को कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बांसी टीला क्षेत्र में स्थित एक नहर में एक नाबालिग किशोर का शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक किशोर के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि ग्राम कुंभगडार मालधन चौड़ निवासी आनंद कुमार का बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन जब देर रात घर तक नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो चंदन की बाइक ग्राम बांसी टीला क्षेत्र में स्थित नदी किनारे मिली और उसकी चप्पल भी बाइक के आसपास बरामद हुई। एक्सीडेंट मेरे ग्राम सभा कुंभगडार जो मालधन क्षेत्र में पड़ता है, लड़का चंदन कुमार जो अपनी मौसी छोड़ने के लिए 7 नंबर आनंद नगर 7 नंबर में जा रहा था, तो सूचना ये आई कि लड़का बासी टीला में कल इसकी बाइक और मेरे ख्याल से चप्पल कल बरामद हुई कल, तो आज इसकी क्या कहते हैं डेड बॉडी प्राप्त हुई है। अब जो भी शंका इसमें थोड़ा शंका ये लग रही है कि चप्पल और गाड़ी की जो कंडीशन है उससे क्या कहते हैं डेड बॉडी में या क्या कहते हैं जो शंका है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। जो भी रिपोर्ट आएंगी और वो सबके सामने सबको पर्याप्त मात्रा में सबको मिल जाएंगी। आज दिनांक 15 अक्टूबर को बासी टीला में एक चंदन कुमार पुत्र आनंद सिंह निवासी कुंभगाडार मालधन नामक एक व्यक्ति जो 17 साल का है, उसकी डेड बॉडी नहर में मिली है। वो कल शाम को घर से निकला था, जो उसके परिजन रात भर तलाश करते रहे, तो रात में जो वहाँ नाला चलता है उसमें उसकी मोटर। चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी के सख्त आदेश के अनुसार अब जितने भी मुख्य सड़कें हैं, जिन सड़कों में बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, उन गड्ढों को भरने का निर्माण कार्य जिलाधिकारी संदीप तिवारी के आदेश के अनुसार शुरू हो चुका है। इस दौरान सर्वप्रथम जोशीमठ ज्योतिर्मठ में भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी गड्ढे भरने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नगरवासियों में अब काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। सभी क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी संदीप तिवारी का तहे दिल से धन्यवाद किया। डोईवाला की देहरादून रोड पर श्री श्याम बीकानेर मिष्ठान भंडार के नाम से मिठाई की दुकान खोली गई, जिसका डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने विधिवत रिबन काटकर उद्घाटन किया। दुकान संचालक निशांत यादव ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि गुणवत्ता युक्त शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई आम जन को देना। आज श्री श्याम बीकानेर मिष्ठान भंडार का विधिवत ओपनिंग है और इसके लिए मैं इस प्रतिष्ठान के जो ऑनर हैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ और की जनता को भी मैं विशेष रूप से त्योहारों का सीजन है, दीपावली और जितने भी त्यौहार हैं उनकी विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बहुत अच्छा एक ये रहा कि हमारे डोईवाला चौक में एक आवश्यकता थी इस तरह के मिष्ठान भंडार की, और मैंने जब भी देखा उसमें इन्होंने एक जो हमको टेस्ट कराया मिष्ठान, बहुत ही उम्दा क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी। इसके लिए मैं विशेष रूप से इन लोगों का आभारी हूँ कि आप डोईवाला जो क्षेत्र है हमारा, उसको एक क्वालिटी देने का आप जो प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी स्वादिष्ट और गुणवत्ता वाली मिठाई की दुकानों की आवश्यकता डोईवाला क्षेत्र में है। निरंतर यहाँ आबादी बढ़ती जा रही है, अच्छे बड़े बड़े प्रतिष्ठान खुल रहे हैं और बाज़ार में इनकी आवश्यकता भी है। अब आने वाले त्योहारी सीजन में अच्छी शुद्ध मिठाई मिले, इसलिए हम बीकानेर के जो निशांत यादव जी हैं, प्रतिष्ठान के मालिक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही ये जरूर कहना चाहेंगे कि अपनी मिठाई की शुद्धता और गुणवत्ता को बनाए रखें। पहले भी 2 प्रतिष्ठान हैं, एक हैदराबाद में और एक इस्लामाबाद में और एक बीकानेर में। मेरी जैसे तो बातचीत होती कि वास्तव में हमने टेस्ट भी किया और एक गुणवत्ता वाली मिठाई है और उम्मीद करता है कि हमारे क्षेत्र को जो है गुणवत्तापूर्ण मिठाई उपलब्ध कराएंगे।
रुड़की नगर निगम सभागार में आज जिलाधिकारी ने तमाम प्रशासनिक अमले के साथ जनता दरबार लगाकर 151 लोगों की समस्याएं सुनी, जिनमें कुछ के निस्तारण मौके पर किए गए, बाकी के निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं नारसन ब्लॉक के गांव नगला चीना से एक व्यक्ति ने प्रतिदिन 500 लीटर कच्ची शराब निकालकर बेचने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी कमेंद्र ने आबकारी टीम को जनता दरबार से ही मौके पर रवाना होने की बात कही। साथ ही एक ठेकेदार द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत कर टेंडर करने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेने का आश्वासन भी दिया। दिवस में कुल 51 समस्याएं आई हैं और उनमें से बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो या तो राजस्व विभाग से संबंधित थी, पुलिस विभाग से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं थी, नगर निगम की समस्याएं थी, कुछ नगर पंचायतों की समस्याएं थी। तो उसमें से कुछ समस्याएं जो तात्कालिक प्रवृत्ति की थी उनका निस्तारण किया गया है। बाकी में सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनको निर्देशित किया गया है कि ये समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें। और कुछ और भी शिकायतें थी, जैसे एक नगर निगम की थी शिकायत, छोटे मोटे बिजली के पोल की शिकायत थी, या किसी के नामांतरण की तत्काल की शिकायत थी, किसी का रह गया है। अभी तो बात ही पूरी नहीं हुई, बीच में आप घुस गए, फिर बात खराब हो गई सारी की सारी। मैं क्या बोलूं, पूरी बात ही नहीं सुना, बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया। लक्सर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन बेखौफ होकर लक्सर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देर रात फिर रुड़की लक्सर मार्ग पर अज्ञात बेखौफ चोरों ने हुसैनपुर गांव में किसानों की ट्यूबवेलों को निशाना बनाते हुए किसानों की ट्यूबवेलों से लगभग आधा दर्जन मोटरों को चोरी कर लिया। किसानों की चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अज्ञात चोर किसानों की ट्यूबवेलों से मोटरों को चोरी करने की घटना को अंजाम दे चुके हैं। अब देखना होगा कि लक्सर पुलिस कब तक इन चोरों को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। लगभग 10 मोटरें खुली हैं और मुबारकपुर में भी एक हफ्ता पहले 6 मोटरें खुली थी। पिछले साल भी लगातार 2 साल से मोटरें खुल रही है और पुलिस जो रात को गश्त भी करती है, लेकिन इसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा नहीं हुआ तो हम गांव वाले सब मिलकर कोतवाली का घेराव करेंगे। हमें जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की मांग करते हैं और जल्दी से जल्द मतलब इसका खुलासा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में आजकल कई ग्रामीण इलाकों में भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए खासकर मौसम को लेकर, तो पहाड़ों में अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है और इस कड़ाके की ठंड में भी ग्रामीण इलाकों में भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया जा रहा है। राम भक्त ठंड की परवाह न करते हुए भगवान रामचंद्र जी की लीला का पूरा भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जोशीमठ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे ग्राम सभा मीरग में भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया जा रहा है, जिस लीला को देखने के लिए यहां हर दिन सैकड़ों की तादाद में राम भक्त पहुंच रहे हैं। भले कितने ही लोग गाय की सेवा के लिए लाख दावे करते हों, पर अब भी बहुत सी गाय सड़कों पर भटकती हुई दिखाई दे रही हैं और कई बार रात में कई गायें सड़क पर दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाती हैं। इसको लेकर देवभूमि उत्थान ट्रस्ट अब सड़कों पर घूमने वाली गायों के गले में रेडियम से चमकने वाली बेल्ट डाल रहे हैं, ताकि रात के समय ये रेडियम से चमकने वाली बेल्ट वाहन चालकों को नजर आ जाए। गौवंश को दुर्घटना से बचाने के लिए उनके गले में रेडियम बेल्ट लगाई जा रही है, जो रात के अंधेरे में भी दूर से चमकेगी और दूर से ही दिखाई दे जाएगी, ताकि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में अब
ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में सुबह शाम काफी ठंड महसूस की जा रही है, जिसके चलते संबंधित विभाग के द्वारा अब बद्रीनाथ धाम में जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करवा दी गई है। तो वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर, तो बद्रीनाथ धाम में हर दिन हजारों की तादाद में तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 1,18,348 कुल तीर्थयात्री धाम के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। कौशल विकास में युवाओं को प्रशिक्षण के नए आयाम प्रदान करने को देखते हुए उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने टाटा मोटर्स के साथ एमओयू किया है। इस बात को लेकर कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारा मत है कि जो छात्र आईटीआई में पढ़ रहा है उसे बड़ी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिले, जिसे देखते हुए हमने कुछ समय पहले ही अशोक लीलैंड के साथ एमओयू किया और इस बार हमने टाटा मोटर्स के साथ एमओयू किया है। आज मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हम टाटा मोटर्स के साथ भी आज एक नया एमओयू करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने कि हमारे 1000 बच्चों को हर साल टाटा मोटर्स प्रशिक्षण देगा अपने पंतनगर प्लांट में। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि जो अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है देश की, तो वो हायर भी करेगी और नहीं होगा तो अपनी सब्सिडरी कंपनियों से हायर करवाने में मदद करेगी। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की मीटिंग ली। मीटिंग में जिला प्रशासन समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में सांसद के समक्ष कृषि, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम विकास योजनाओं को रखा गया। समस्याओं के बारे में भी सांसद को लोगों ने जानकारी दी। निर्धारित योजनाएं हैं, लगभग 40-42 योजनाएं हैं जिनकी समीक्षा की जाती है और इस वर्ष में पहली बैठक है दिशा की, तो तमाम विषयों की समीक्षा की है और जहां पर कोई कमी नज़र आई है तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसको वो दुरुस्त करें। कृषि योजनाओं में यंत्रों में आवंटन को लेकर कुछ बड़ी शिकायतें हैं, इसलिए कहा गया है कि उसको दुरुस्त करें और शासनादेश जो हैं उसके अनुसार चलें। ऐसी बैठकों से कितना कारगर साबित होता है? निश्चित रूप से जब बैठते हैं जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जनता की समस्याएं वो अधिकारियों के सामने आती हैं तो उसका समाधान निकालने का एक प्रयास होता है। इस प्रकार की नाराजगी आज हमारे सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है और ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार यदि उन अधिकारियों को आपके द्वारा निर्देशित किया जाता है और कोई कार्रवाई की जाती है और यदि उनके खिलाफ कोई वे कार्रवाई नहीं करते उस कार्य को लेकर तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अन्यथा इस प्रकार का रवैया हमेशा रहेगा और इस प्रकार हम लोग हमारी जनता में आक्रोश रहेगा और जनता का समाधान नहीं हो सकता है। अधिकारी आप देख सकते हैं, स्वयं आपने भी देखा होगा, कुछ अधिकारी ऐसे थे जो यहाँ पर दिशा बैठक को गंभीरता से नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश के खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं और खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। जानकारी में सामने आया है कि मुख्यमंत्री धामी की पहल पर करोड़ों रुपए की लागत से लोहाघाट में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने बताया कि लोहाघाट के निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक बनवाया जा रहा है। सिंथेटिक ट्रैक निर्माण के लिए सीएम धामी के निर्देश पर लगभग 6 करोड़ रुपए की अंतिम किस्त जारी कर दी गई है। पाठक ने कहा कि यह क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। की जो स्टेट गवर्नमेंट है, धामी सरकार है, उनके बहुत बड़े पहल से न केवल पूरे प्रदेश में और हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए और स्पेशली हमारा जो लोहाघाट है और जो हमारा लोकल का जो यहाँ पे यूथ है उसके लिए बहुत एक उपलब्धि कहूँगा मैं, क्योंकि इस समय खेलो इंडिया स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की पहल से ही हमारे यहाँ पे लोहाघाट में ये चीज़ें स्टार्ट की गई है। और मैं मान के चलता हूँ कि हमारे जो यूथ हैं, जो गांव के हैं, जो ग्रास रूट से अपने आप को एक डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती है धामी सरकार के पहल से। और जैसा कि आपको विदित है कि हमारे बगल पे इस स्टेडियम के राइट साइड पे वहाँ पे गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो कि प्रदेश का पहला है वो अभी जल्द ही उसकी आधारशिला होने जा रही है।
तो इससे बड़ी उपलब्धि मैं नहीं मानता हूँ कि प्रदेश सरकार की इस समय पिछले कुछ समय से है। और स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे एज ए खेलो इंडिया की तरफ से साई कोच हूँ, तो मैं मानता हूँ कि लोकल के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप बता रहे हैं कि लगभग 6 करोड़ की राशि इसमें जारी हुई है अभी, तो अभी इसमें आपका सिंथेटिक का कार्य होना है, उसके बाद मार्किंग का काम होगा, उसके बाद थोड़ी फिनिशिंग का काम होगा सर। हो गया अभी तक सर इसमें बिटवीन तक का कार्य हो चुका है, अभी तक बिटवीन स्लैब ड्रेन ये सब वाला कार्य हो चुका है सर अभी तक। सर क्या कहेंगे? सर क्वालिटी काफ़ी मेंटेन कर रही है वर्क की, काफ़ी बढ़िया काम हुआ है सर इसमें। तो जो सर यहाँ के एथलीट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उनको काफ़ी बढ़िया वो मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा इससे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मानसून सीजन के बाद अब लगभग सभी पर्यटन जोन धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। इसी क्रम में मानसून सीजन के बाद आज कॉर्बेट पार्क का चर्चित बिजरानी पर्यटन जोन को क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा, पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने हरी झंडी दिखाकर पार्क में पर्यटकों की जिप्सियों को रवाना किया। इस दौरान बिजरानी पर्यटन जोन के मानसून सत्र के बाद खुलने पर पहले दिन बिजरानी पर्यटन जोन में भ्रमण पर जा रहे पर्यटक काफी उत्साहित दिखे। वहीं विदेशी पर्यटकों ने कहा कि वो काफी एक्साइटेड हैं जंगल में बंगाल टाइगर को देखने के लिए, उसके साथ ही कॉर्बेट पार्क के जंगल और जैव विविधता को देखने के लिए भी यहां आए हैं। साथ ही पर्यटकों ने कहा कि वो पार्क की वाइल्ड लाइफ से रूबरू होना चाहते हैं। And I'm from Norway. I'm very excited and I'm so happy to be here and we hope to see all the different animals that you have in the park. It's very nice. आज हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग बिजरानी जोन में आए हैं। टाइगर्स, एलिफेंट्स आज ओपनिंग है, हम होप करेंगे आज हम इन सबको मिले। टाइगर्स, एलिफेंट्स, हम इन सब चीज एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ देखें, एंजॉय करें। बहुत एक्साइटेड है हम। देखिए, हर वर्ष की भांति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन डे विजिट के लिए आज 15 अक्टूबर से खोल दिया गया है। इसके लिए जो तैयारियां, आवश्यक तैयारियां जैसे रोड रिपेयर और अंदर कैंटीन का जो सुविधाएं होनी थी वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 30 गाड़ियां और इवनिंग शिफ्ट में 30 गाड़ियों के ये जो परमिट्स हैं वो भी बुक हो चुके हैं। तो आशा है कि ये सीजन में पर्यटक काफ़ी रोमांचित होंगे और वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। भले ही कितने लोग गाय की सेवा करने का दावा करते हों, लेकिन फिर भी सड़कों पर खुल्लम खुल्ला ये आवारा पशु घूमते दिख जाते हैं। इसको लेकर देवभूमि उत्थान ट्रस्ट अब सड़कों पर घूमने वाली गायों के लिए गले में रेडियम से चमकने वाली बेल्ट डाल रहे हैं, ताकि रात के समय रेडियम से चमकने वाली बेल्ट वाहन चालकों को नजर आए और इन्हें दुर्घटना से बचाया जा सके। ट्रस्ट अब जल्द ही लोगों की सहायता से एक गौशाला भी खोलने का प्रयास कर रहा है। देखिए, ये हमारे जो ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्ट ने एक संकल्प लिया है कि जितने भी यहाँ पर रोड पर पशु घूम रहे हैं, सबसे पहले चरण में तो हमें उनके गले में रेडियम वाली बेल्ट लगानी है ताकि वो दुर्घटना से बच सकें और रोड पे कोई दुर्घटना ना हो सके। और उसके बाद हमारा सेकंड चरण में जो हमारा है कि हमें एक गौशाला का निर्माण करना है और इन पशुओं को वहाँ पर शिफ्ट करना है। सर, रेडियम लगाने का कार्य है जी, ये हम कुशलता, देखो ये आ रहे हैं बछड़े, इनको देखो, ये रात में इतनी अच्छी चमकते हैं कि लोगों को और इनको भी, दोनों को सेफ्टी है। भाई जो बाइक पे आ रहे हैं, कोई बाइक पे टक्कर ना मारे, और ये बेचारे जा रहे हैं बछड़े, इनको भी मतलब चोट ना लगे, इससे बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। पशु घूम रहे हैं बेचारे, रोड पे आते हुए गाड़ियों से टकरा जाते हैं, तो उनको देखते हुए कि मतलब उनके लिए क्या हम कर सकते हैं। कठिनाइयाँ तो बहुत आ रही हैं काम करने में, लेकिन ये है कि हम सोच रहे हैं कि जितना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मतलब इनके लिए कुछ करें। जितने भी पशु हैं बेचारे, तो उनके लिए मतलब उनके लिए भी बेल्ट लगा रहे हैं, फिर गौशाला की व्यवस्था कराएंगे। गौशाला की व्यवस्था होने के बाद फिर देखते हैं जो मतलब इनके लिए मदद संभवतः हो सकती है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।